नमस्कार। अभी कुछ तकनीकी खराबी के कारण मैं आपके बीच से हट गया था और मैं चर्चा कर रहा था आर्थराइटिस पर। आमतौर से हड्डियों में होने वाला जो क्रॉनिक शोथ है या बदलाव है हड्डियों के अंदर, जिसे हम आर्थराइटिस का नाम देते हैं। और आर्थराइटिस को अंग्रेजी में अंग्रेजी में हम इसको आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। हालांकि ये लैटिन भाषा का ग्रीक शब्द है जिसे अंथ्रान और ईटिस से मिलकर बनाया गया है। अंथ्रान का अर्थ होता है ज्वाइंट और ईटिस का अर्थ होता है जलन, यानी हड्डियों में होने वाले जोड़ों पर जो जलन होती है जिसके कारण शोथ होता है, दर्द होता है, ये आर्थराइटिस या घुटने का दर्द हम इसे कहते हैं। आमतौर से आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम दो प्रकार के आर्थराइटिस पर चर्चा करते हैं। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा होता है रूमेटिक आर्थराइटिस। ये दोनों ही आर्थराइटिस, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रूमेटिक आर्थराइटिस हो, ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा मिलता है। आमतौर से इस बीमारी में मोटापा, बुढ़ापा और जोड़ों पर अत्यधिक जो क्षय हो जाता है या डिक्रीज कैल्शियम और फास्फोरस का डिक्रीजमेंट हो जाता है, या हम ये कह लें कि मैट्रिक्स का जमाव थोड़ा सा कम हो जाता है, ये एक विशेष कारण इसमें बनता है। विशेष प्रकार से हम जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये इसकी लगभग 100 किस्में होती हैं, लेकिन फिर भी ये मान के चलते हैं कि ये रोग उन लोगों को ज़्यादा होता है जो लोग लगातार पलथी मार के बैठते हैं या घुटने को मोड़ कर बैठे रहते हैं या सीढ़ियों पर लगातार चढ़ना उतरना उनका जारी रहता है, शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं, शरीर का वजन बढ़ता जाता है। और खास करके श्रमहीन लोगों के लिए, श्रमहीन का तात्पर्य है जो लगातार आलसी के रूप में बैठे रहते हैं, अपने हाथ पैर को कम हिलाते हैं, कम काम करते हैं, ऐसे लोगों को आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटिक आर्थराइटिस के होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। इसमें जोड़ों में असहनीय दर्द होता है। रूमेटिक आर्थराइटिस को हम गठिया रोग मानते हैं और विशेष प्रकार से ये स्त्री और पुरुषों दोनों में होता है, लेकिन 30 से 40% ये महिलाओं में अधिक पाया जाता है। दोनों ही प्रकार के आर्थराइटिस की शुरुआत 30 से 40 वर्ष के उम्र में शुरू होती है और उम्र के अधिक बढ़ने पर जोड़ों का दर्द बढ़ता जाता है। विशेष करके क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कुश्ती के, जो कबड्डी के, खो खो के खिलाड़ी होते हैं, खेलों के मैदान में उनको अगर कभी पुरानी चोट लग गई है तो वो चोट भी इस दर्द के रूप में उभर करके बाहर आती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम विभिन्न प्रकार के दर्द निवारक दवाइयाँ खाते हैं जिससे हमारे पेट में अल्सर या गुर्दे की खराबी भी हो सकती है। आर्थराइटिस में ये भी देखा गया है गुर्दे की बीमारी भी पाई जाती है, यानी जिनको आर्थराइटिस होता है उनकी किडनी के खराब होने के चांसेस भी दिखाई पड़ते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल में देखे गए हैं। हालांकि आर्थराइटिस के कई कारण हैं। मैं जो किताब लिख रहा हूं मैं उसी से आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। आर्थराइटिस में जो कारण होते हैं, हड्डियों में घिसाव और टूटन के कारण, जिस जोड़ पर जितना अधिक दबाव पड़ेगा उसकी हड्डियों में उतना ही अधिक बदलाव आएगा। इसके लिए हाथों के जोड़ों की अपेक्षा पैरों के जोड़ों में बदलाव ज़्यादा आता है। जन्म से जोड़ पूर्ण विकसित अगर नहीं है तो भी इस तरह के रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी, विशेष करके कैल्शियम और फास्फोरस की कमी, उम्र का बढ़ना, निरंतर शरीर में तनाव बना रहना, ग्रंथियों में अपर्याप्तता करना, कैल्शियम की कमी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी में भी ये रोग देखा गया है। शुरुआती दौर में ये रोग धीरे धीरे शुरू होता है। रोग का दर्द कई सालों तक बना रहता है। लंबे समय तक जोड़ों में खिंचाव आने लगता है। दर्द अपने आप में भी ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। आँखों में पानी आने लगता है। एलर्जी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। गले का सूखना इसमें दिखाई पड़ता है। पाँव में ऐंठन होती है। सर्दियों के समय ये दर्द बढ़ जाता है। रोगी को सीढ़ियों के चढ़ने पर दिक्कत महसूस होने लगती है। और कुछ इसमें चिन्ह भी आपको हम बता दें कि त्वचा का रंग, तापमान सामान्य रहता है। हाथ से दबाने पर जोड़ थोड़ा मोटा मिलता है, यानी मोटाई हड्डी के बढ़ने से होती है और ये ऑस्टियोफाइटिस हम इसे कह सकते हैं। जोड़ की गति कुछ कम मिलती है। ये आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि हड्डियों से संबंधित एक बहुत कॉमन रोग जो हमारे
सभी घरों में पाया जाता है और जिसकी चर्चा हम अलग अलग रूपों में करते हैं, लेकिन चूंकि हम हड्डी संबंधित बात कर रहे हैं तो अंत में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की औषधियां जाकर के सामान्य रूप से सभी हड्डी के रोगों के लिए लगभग समरूपता दर्शाएंगी। उसकी चर्चा अभी हम बाद में करते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसी के साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की। सर्वाइकल, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर पार्ट में बटी होती है और कॉल, ये 4 भागों में हम इस हड्डी को बांट देते हैं। तो जो सर्वाइकल होती है इसमें 7 हड्डियां होती हैं और 7 में से भी जो ऊपर की 2 हड्डी होती है, गर्दन का 80% मूवमेंट इन्हीं ऊपर की 2 हड्डियों पर निर्भर करता है। और जो हमारी 5वीं, 6वीं, 7वीं यानी चौथे और 5वें के बीच, 5वें और 6वें के बीच, 6वें और 7वें के बीच ये जो गैप होता है, इस गैप में मैट्रिक्स कम होता है और हमारी जो सर्वाइकल है वो अपने आसपास थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाती है। खास करके उन लोगों को जो अधिक ऊपर गर्दन करके या मोटी तकिया लगा करके सोते हैं, ऊंची तकिया लगा के सोते हैं, या ज़्यादातर गर्दन को से ज़्यादा काम लेते हैं, ज़्यादातर लिखना, पढ़ना, बैठना या स्कूटर या मोटरसाइकिल चला करके चलना और उसमें जो उछाल आता है उससे गर्दन की सर्वाइकल में स्प्रेन जो होता है, उस स्प्रेन के नाते वहाँ पर हड्डी खिसक सकती है। आमतौर से यह सुबह के में दर्द बढ़ जाता है और दर्द के बढ़ने के साथ गर्दन की चाल भी कम हो जाती है। कभी कभी मस्तिष्क को खून ले जाने वाली जो नली होती है उसमें कुछ समय के लिए रुकावट आ जाती है और इसी कारण से कुछ चक्कर और आंखों के सामने अंधेरा भी छाने लगता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस गर्दन की एक आम समस्या बन जाती है। विशेष करके बच्चों के कंधों पर भारी बोझ का जो बस्ता लादा जाता है, उससे भी अनेक चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जाहिर की है कि बच्चों के कंधों पर बस्ते का बोझ कम दिया जाए, क्योंकि बचपन से अगर हम कंधे पर बोझ ज़्यादा देंगे तो कंधे के आसपास की जो हमारी हड्डी है वो जाकर के हमारे सर्वाइकल वर्टेब्रा को डिस्टर्ब करेगी और उसके आसपास कुछ नसों का दबाव हो जाएगा, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हमारा ब्रेन की तरफ नहीं जाएगा और कंधे के आसपास का दर्द बढ़ जाएगा। गर्दन का एक दर्द सामान्य समस्या बन जाएगी। और आप ये देख लें कि अगर आप 100 लोगों को लाइन से खड़ा करें तो आप ये मान के चलें कि उसमें से लगभग 20% लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के रोगी नजर आते हैं। ये आजकल के बढ़ते हुए पर्यावरण के कारण है। गर्दन की टीबी अगर लंबे समय से रही हो तो भी ये रोग दिखाई पड़ता है। ब्रोंकियल न्यूरोटाइटिस में होने वाला दर्द भी इसमें बढ़ जाता है। हम इस रोग में यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लिखने पढ़ने का कार्य ज़्यादा करते हैं और ख़राब सड़कों पर स्कूटर या मोटरसाइकिल को ज़्यादा तेज़ चलाते हैं। ये तमाम ऐसे कारण हैं जिन पर हम ये कह सकते हैं कि गर्दन के खिंचाव को रोकने के लिए हमको फिर कॉलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। गर्दन में दर्द, गर्दन में तनाव, गर्दन में कड़ापन, चक्कर आना, ये इसके विशेष लक्षण हैं। गर्दन के ऊपर करने पर दर्द होता है, घुमाने पर बहुत तकलीफ होती है। गर्दन की मांसपेशियों में दर्द बढ़ जाता है। गर्दन को इधर उधर घुमाने पर उस पर चट चट की आवाज़ें आने लगती हैं। कंधे में भारीपन रहता है। हाथों का शून्य पड़ जाना, उसमें जान न रहना, नसों की वजह से हाथों में कंपन होने लगना, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के मुख्य लक्षण हैं। जहाँ तक हम एक और बात कर लें आपसे ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? इसका अर्थ है हड्डी में क्षय। हड्डी में क्षय होना यानी हड्डी के भार का कम होना, हड्डियों में छेद हो जाना, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। पोर मीन होता है छेद एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मीन हड्डी या बोन, बोन में छिद्र हो जाना। तो जब बोन में छिद्र होना, छिद्र तभी होगा जब हमारे कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होने लगेगी शरीर में। गया है कि पुरुषों में 10% और महिलाओं में 2 से 3% भार की कमी हो जाती है और कभी कभी तो ये 30 से 40% शरीर के भार की हड्डी कमी कर देती है। धीरे धीरे हमारे वर्टेब्रल कॉलम और रीढ़ की हड्डियों के आसपास का जो मैट्रिक्स होता है वो सूखने लगता है और उसकी कमी होने लगती है, जिससे हमारा एक जो वर्टेब्रल कॉलम है वो गोलदार घुमाव की तरह आ जाता है। और जब वो गोलदार घुमाव की तरह आ जाता है तो शरीर अपने आप छोटा हो जाता है और हड्डी का भार कम होने लगता है। ये है ऑस्टियोपोरोसिस के मुख्य लक्षण, जिसमें सबसे मुख्य बात है कि श्रमहीनता की कमी। श्रमहीन लोगों में ये रोग बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा आलसी होते हैं, श्रम का काम नहीं करते हैं, खेतों में काम नहीं करना चाहते हैं या
मेहनत का काम नहीं करना चाहते, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गट या आर्थराइटिस पर हम चर्चा शुरू किए थे और हमने आपको आर्थराइटिस के बारे में बताया था कि एक तरीके से ये हाथ और पैरों के जोड़ों पर जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं, हर जोड़ों पर पहले तो थोड़ी सी सूजन महसूस होती है। ये अंगुलियों के जोड़ से शुरू होता है, फिर आपके कोहनी पर, घुटनों पर, गर्दन पर, कमर दर्दों पर ये इसका असर होने लगता है। जो रूमेटिक आर्थराइटिस होता है ये आमतौर से 4 से 11 साल तक के बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसको एलर्जिक आर्थराइटिस भी कहते हैं। इसका कारण होता है गले में इन्फेक्शन अगर कोई हुआ तो उस गले के इन्फेक्शन से बैक्टीरिया हमारे बोन पर जा करके उसके मैट्रिक्स पर कवर करते हैं और वहाँ पर अपना ये लक्षण दर्शा देते हैं। संक्रमण के कारण कई हो सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा घाव हो गया है जो मवाद बन रहा है और घाव ठीक के पस के साथ जो इन्फेक्शन हुआ है वो हमारे ब्लड आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से हमारे ब्लड बोन के मैट्रिक्स में प्रवेश कर जाए या हमारे बोन मैरो तक पहुंच जाए वो इन्फेक्शन, तो ऐसे चांसेस हमारे आर्थराइटिस के या शोथ के आना शुरू हो जाता है। जोड़ों का दर्द पर हम जो असहनीय पीड़ा होती है हम उस पर चर्चा कर सकते हैं और हम ये जान सकते हैं कि जो गांठों का दर्द या जोड़ों का दर्द या कंधे का दर्द या हम ये कह लें कि शरीर के विभिन्न जोड़ों पर जो बोन ज्वाइंट पेन है हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये हड्डी के अंदर का होने वाला दर्द है, हड्डियों से संबंधित दर्द है, इस नाते जो दवाइयाँ इस पर चलेंगी वो आप कृपया नोट करें। पहला तो हमको सीएनएस कंपलसरी देना है, क्योंकि शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो मानसिक रूप से रोगी अपने आप को स्वस्थ नहीं पाता है। तो सीएनएस प्लस C4 और C4 के साथ हम इसमें L3 यानी आज हम आपको ये भी फार्मूला बता रहे हैं कि फार्मूला नंबर 1+2 यानी CNS प्लस L3 और प्लस C4 ये देने के साथ साथ अब आपको चूंकि दर्द में राहत नहीं मिलती है रोगी को, तो वहां पे आप C7 देंगे। C7 की चर्चा मैंने शाम को की थी। कई साथियों ने C7 पर लिखा कि उसमें C1 और A2 होता है, जबकि ये C1 और A2 का कॉम्बिनेशन C12 का है। C7 में होता है C5 और A2। अब C5 और A2 ये दोनों कोशिकाओं, रप्चर्ड कोशिकाओं में ब्लड की सप्लाई को बढ़ाने का काम करते हैं। जो ऊतक हमारे क्षतिग्रस्त होते हैं वो C5 और A2 से पुनः जागृत होते हैं। तो आमतौर से आर्थराइटिस के केस में या स्पॉन्डिलाइटिस के केस में जो हमारा मैट्रिक्स भाग क्षतिग्रस्त होता है और जो नसों पर अतिरिक्त मांसपेशियों का दबाव होता है उससे हमको राहत मिलती है, इस नाते हम C7 का प्रयोग करते हैं। अब आप फिर से एक बार फार्मूले को दोहरा रहा हूं मैं कि CNS प्लस L3 प्लस C4 प्लस C7। अब इसके साथ आपको इलेक्ट्रिसिटीज का प्रयोग करना है, जहां पर आप BE प्लस GE दोनों का प्रयोग करेंगे। B और G देने से वहां पर ब्लड सर्कुलेशन रुकने नहीं पाएगा उस पार्ट पर, और वहां पर अगर ब्लड सर्कुलेशन रुका भी है तो WBC पर G अपना प्रभाव दिखाएगा और इस कारण से वहां पे ब्लड रुकने नहीं पाएगा, तो सूजन और शोथ की संभावनाएं 80% घट जाएंगी। आप इस दवा को दे करके देखिए तो संभवतः आपके इन सारे रोगों पर आपका रोगी आपको अपना लाभ बताता हुआ नजर आएगा। अब इसके साथ एक दूसरी दवा आपको चलानी है जो इसकी एक साइड मेडिसिन आप मान सकते हैं। साइड मेडिसिन में आप देंगे यस्टन प्लस वर्टू। अब यस्टन और वर्टू हम क्यों देंगे? इसलिए कि अगर कोई भी एलिमेंट्री कैनाल में फूड के द्वारा या अन्य खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन पहुंच रहा है तो हम वो वर्टू के माध्यम से और यस्टन के माध्यम से हम उस पर कंट्रोल करेंगे। तो यस्टन प्लस वर्टू भी हमको यहाँ पर देना है, और साथ ही साथ इसी में आप लगा देंगे F2 और P1। F2 पेरिफेरल नर्वस का हमने आपको बताया था, जो पेरिफेरल हमारी नर्व्स हैं उन पर कार्य करता है। तो हम यहाँ पर F2 और P1 हम इसलिए देंगे कि P1 ऑक्सीजन की सप्लाई हम जितनी अधिक दे पाएंगे ब्रोंकियोल के माध्यम से, वो ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर के सभी टिश्यू में बराबर पहुँचती रहेगी, तो सारे के सारे ऑर्गन्स का जो
फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो हम तेज कर लेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत ही सार्थक प्रयास है जो आप बोन से संबंधित किसी भी रोग पर आप इसको दे सकते हैं। आप इसको आजमाएं और फिर हमको इसका परिणाम बताएं। इस तरह के रोगी को आमतौर पर आप 1.5 से 3 माह तक ये दवा चलाएंगे और परिणाम आप उसके नोट करते रहें। लाभ तो उस रोगी को 1 सप्ताह के अंदर होने लगेगा, लेकिन परिणाम मिलने के बाद आप बहुत अधिक उत्साही ना हो, दवा आप कंटिन्यूअस चलाएं। 15 दिन के बाद जब आपको लाभ मिलने लगे तो आप जिस रोगी पर चलाए हो तो फिर आप हमसे चर्चा कर लें, हम आपको इस पर कुछ और संशोधन बताएंगे। अब बात आई कि क्या दे डोज। जो दवाएं मैंने बताया, अगर रोगी आपके पास एक्यूट आता है, यानी उसको अभी तात्कालिक इस तरह की समस्याएं हुई हैं जो रीढ़ की हड्डी में या गर्दन में या गांठों में, जोड़ में, तो आप शुरुआती दौर पर उसको 30 से 40 बूंद D3 का सीधे 30 ml के डिस्टिल वाटर में डाल देंगे। यानी अगर 6 दवाइयां हैं तो 240 बूंद आपको दवा देनी है 30 ml में, और फिर 30 ml के डिस्टिल वाटर से रोगी से कहिए कि इसमें से वो 30-30 बूंद दिन में 4 बार सुबह दोपहर शाम हल्के गुनगुने पानी में, यानी पानी बस केवल आप गैस पर पानी रखा गया हो और वो गुनगुना हो जाए, उसको उतार लिया जाए और उसमें दवा मिला करके 1 कप पानी में 4 बार उसको लेना है। अगर रात में पेन ज़्यादा हो रहा है या सर्दी का मौसम है या पूर्वाई हवा चल रही, पूर्वाई हवा में क्या होता है, कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर का बढ़ जाता है, सांद्रता बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, तो उससे दर्द बढ़ जाते हैं। लोग कहते हैं पूर्वा हवा चलने पे दर्द बढ़ता है। पूर्वा हवा में चलने का दर्द का कारण यही है कि चूंकि उसमें आर्द्रता ज़्यादा होती है, तो ऐसी दशा में गांठों को कोशिश करें कि खुला ना रखें, उसको गर्म कपड़े में लपेट के रखें, या आप गर्म पट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं। कंधों पर आप दिन में जब आप हैं तो चूंकि गर्दन को हिलने डुलने से रोकना है स्पॉन्डिलाइटिस में, तो आप कॉलर का प्रयोग कर सकते हैं। लेटते समय आपको तकिया नहीं लगाना है, हार्ड बेड पे सोना है और गद्दे का प्रयोग नहीं करना है। दरी बिछा करके आप उस पर अपने आसन को जमाएं और गर्दन के बीच का, आपके पीठ और गर्दन के बीच में, यानी मस्तिष्क का जितना उभार है पीछे और गर्दन का जितना गहराव है, उतने बीच में आप कोई कपड़ा लगा लें, कोई मुलायम कपड़ा या तौलिया करके, या कोई जिसको आप दुपट्टा कह सकते हैं, इस तरह का मुलायम कपड़ा वहाँ लगा करके सीधा सोना है। और लगभग 3 महीने तक ये एक्सरसाइज आपकी सीधे सोने की रहेगी हार्ड बेड पर। तो मैं समझता हूँ कि आपको मैंने आज हड्डियों संबंधित जो मेरे पास जानकारी थी, अभी व्हाट्सएप पर हमारे एक साथी मौर्य जी हमसे बहुत उलझे हुए हैं कि मैं उनके सवालों का जवाब नहीं देता हूँ। दरअसल सवालों का जवाब तो मैं देता हूँ, लेकिन मेरे दिए गए जवाबों को जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं मैं 25 साल से इस पैथी में काम कर रहा हूँ, मैं 1995 से इस पैथी में काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जब वो 1995 से इस पैथी में काम कर रहे हैं तो मेरी बातों को उनको समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम तो उन लोगों के लिए क्लास ले रहे हैं जो बेचारे न्यू कॉमर्स हैं या जिनकी समझ में अभी तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आई ही नहीं है, और जो लोग ऑलरेडी 20 साल 25 साल अपने आप को बता रहे हैं कि वो प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो मेरे इन फार्मूलों को ना अपनाएं। मैं उनसे बार बार निवेदन करता हूं कि मेरे इस लेक्चर को अनसुना कर दें। वो ये लेक्चर उनके लिए नहीं है, ये लेक्चर उन्हीं के लिए जो मुझसे अनुरोध कर रहे हैं या जो मेरे बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं या जो इसका प्रयोग करके दे रहे हैं। मैं ये भी तो देख रहा हूँ, मैं ये भी सुन रहा हूँ फेसबुक और व्हाट्सएप पे कि आप सब हमारे बताए गए फार्मूलों पर अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, आप उसके परिणाम हमको अच्छा बता रहे हैं, तो मुझे भी खुशी हो रही है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारे एक मध्य प्रदेश के डॉक्टर काचर हैं या कचेर हैं, मैं उनका BD कचेर करके हैं, वो अपने कई आर्टिकल्स को फेसबुक और व्हाट्सएप पर डालते रहते हैं। कल मैंने जब ग्रुप बनाना आरंभ किया तो मैंने उनको भी धोखे से उसमें जोड़ दिया, तो मुझ पर वो भी बिफर गए। डॉक्टर देव प्रकाश कानपुर के वो भी बिफर गए, और हमारे लखनऊ के AP मौर्य जी, आप सब अपने आप को बहुत सीनियर साथी घोषित कर रहे हैं, तो मैं आप सब साथियों का सम्मान करता हूं। कृपया आप अपनी अपनी प्रैक्टिस करें, आप डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के इन लेक्चरों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरे ये लेक्चर आपके लिए हैं ही नहीं, क्योंकि आप इतने सारगर्भित हैं, आप स्वयं इतने विद्वान हैं, आप 20 साल से मेडिसिन बना रहे हैं। डॉक्टर कचेर कहते हैं कि 1995 से वो लोगों को किताबें लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, और डॉक्टर देव प्रकाश मिश्रा कानपुर दिव्यापुर के कहते हैं कि वो उनके अलावा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई और नया रिसर्च कर ही नहीं सकता है, हालांकि वो होम्योपैथी के मेडिकल स्टोर चलाते हैं जो मेरी जानकारी में है। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि डॉक्टर देव मिश्रा का इंटरव्यू जब वो पढ़ रहे थे 3rd ईयर में, तो हमारे डॉक्टर BB सिंह यादव जो दिव्यापुर कानपुर के और हैं,
वो कानपुर के रहने वाले और दिव्यापुर में वो अपना मेडिकल कॉलेज चलाते थे, तो इंटरव्यू लेने मैं ही गया था और देव मिश्रा जी उन्हीं के विद्यार्थी थे। इस बात से वो नकार नहीं सकते। लेकिन अब चूंकि सब लोग अपने आप को सीनियर शो कर रहे हैं और शक्ल सूरत से मैं आप बहुत जूनियर आप सबको देखता हूँ, तो स्वाभाविक है कि मैं अपने आप को बैक करता हूँ। आप सब महान हैं, आप सब मेरी इन टिप्पणियों के लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपसे इसी वीडियो के माध्यम से आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपको नहीं समझा सकता। आप मेरी बात को सुन सकें तो सुने, ना सुन सकें तो आपके लिए नहीं है। जो लोग सुन रहे हैं उनको सुनने दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रात में अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम ठीक रही तो मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अपने इस प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। लेकिन जाने से पहले मैं आप सबके नाम पढ़ दूं। हमारे राशिद अंसारी जी हैं, किसी दिन इन्होंने लिखा है सिर्फ डिस्क पर चर्चा कर लें, हालांकि मैंने थोड़ा सा चर्चा किया है। नलिन भाई जी इस समय हमारे साथ हैं। हेमंत कुमार प्रजापति जी हैं, अजीत कुमार सुमन जी हैं, हेमंत हमारे डॉक्टर राय साहब यादव जी हैं, हमारे बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं। हमारे आप सभी साथी जितने भी लाइन पर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी ओर से नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाला दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।